चलिए तो बताइए कहाँ पहुंच गई थी बातें, कहाँ तक हम पहुंच गए थे? क्या बातें चल रही थी बताओ। अरे भाई कोई बताएगा क्या चल रहा था यार, तुम लोग बोलते भी नहीं हो क्लास में यार। तो समझो मैंने ना जो लोगों की आवाज या रिस्पॉन्स नहीं आया उन लोगों को डिस्कनेक्ट करवा दूंगा यार। सर हमने कल पोटेंशियल करा था यूनिफॉर्मली चार्ज। डायपोल की वजह से पोटेंशियल का लेते इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से सर इलेक्ट्रिक डायपोल तो हो गया। सॉलिड स्फीयर हॉलो स्फीयर हो गए थे। हाँ जी सर, सॉलिड पे ही था लास्ट हो गया था। चलिए ठीक है फिर। तो आज हम बात करने वाले हैं बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में आगे की बातें करेंगे। बातें करेंगे आज हम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की। नाम से समझ में आ रहा होगा इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का नाम मतलब क्या होता है। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का मतलब होता है ऐसे सरफेस जहाँ पे हर जगह पोटेंशियल कैसा हो, इक्वल। ठीक है, ऐसे सरफेसेस को हम बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, राइट। ऐसे सरफेसेस जहाँ पे हर जगह पे आप क्या बोलोगे, पोटेंशियल की वैल्यू सेम। फॉर एग्जाम्पल कंडक्टर की बात हम करें तो कंडक्टर का जितना भी बॉडी होता है, ठीक है, पूरे बॉडी में हर जगह आप बोलते हो कि पोटेंशियल कैसा होता है, सेम होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, 0। और आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज हम निकालते हैं तो हमें क्या मिलता है, पोटेंशियल की बात हम करते हैं। देखो तो आगे हम बात करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। ऐसे सरफेसेस जहाँ पे आप बोलते हो कि v कैसा हो, सेम। थ्रू आउट दी सरफेस जहाँ पे v सेम होगा आप बोलोगे सर ऐसे सरफेसेस को हम बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ठीक है, मैंने कहा फॉर एग्जांपल अगर एक पॉइंट चार्ज ले लें, यहाँ पे एक क्यूब पॉइंट चार्ज है, तो आपको पता है कि सर r डिस्टेंस का पोटेंशियल कितना होगा, आप बोलोगे k⁴r। और अगर मैं यहाँ पे एक स्फीयर बना दूँ, तो ये वाला पॉइंट भी r डिस्टेंस पर है, ये वाला पॉइंट भी r डिस्टेंस पर है, ये वाला पॉइंट भी r डिस्टेंस पर है। इट मींस हर पॉइंट पे पोटेंशियल कैसा आने वाला है, आप बोलोगे कि सर सेम होने वाला है, v=k⁴r। इसीलिए आप बोलते हो कि सर एक पॉइंट चार्ज के अबाउट अगर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ करने हैं तो आप बोलोगे क्या करोगे, एक स्फीयर ड्रॉ करोगे। मैंने कहा ये दूसरा पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इस सरफेस के हर पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू मैंने कहा मान लो v1 है, तो आप बोलोगे किस पॉइंट किस सरफेस के हर पोटेंशियल पे वैल्यू कितनी होगी, v2 होगी। तो आप बोलोगे इनको हम बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लेते हो तो इसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ होते हैं, वो कैसे होते हैं, एक सरफेस परपेंडिकुलर। ठीक है, अगर आपने बोला कि सर इस तरीके से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ की है, तो परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, परपेंडिकुलर टू दी इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी प्लेन सरफेसेस होते हैं वो कैसे होते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं। आप बोलोगे ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया और ये दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पे, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर। कोई भी आप ले लो, देखो यहाँ पे आप बोलोगे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्शन कैसे होगी, ऐसी होगी। आप यहाँ पे रीजन पे देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर आएगी। ठीक है, आप बोलोगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, बाहर की तरफ ऐसी तो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड्स। तो अगर यहाँ पे सरफेस पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो रेडियस के परपेंडिकुलर आता है, तो आप बोलोगे हर जगह इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हर जगह आप इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कैसा आएगा, परपेंडिकुलर आएगा।
क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर नहीं आएगा तो आप बोलोगे पोटेंशियल सेम नहीं होगा। आपको पता है सर डीवी की वैल्यू क्या होती है, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी, करेक्ट। आप बोलते हो कि सर जब तक ये क्वांटिटी जीरो नहीं होगी तो चेंज इन पोटेंशियल जीरो नहीं होगा। चेंज इन पोटेंशियल जीरो नहीं होगा इसका मतलब पोटेंशियल सेम नहीं होगा, कांस्टेंट नहीं होगा, ठीक है। तो आप बोलोगे सर ये क्वांटिटी कब जीरो होगी, आप बोलोगे जब इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि सर आप ये भी बोल सकते हो कि सरफेस के परपेंडिकुलर होगा हमेशा, कैसा होगा, सरफेस के हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा। और आपको एक चीज और पता है, वर्क डन in moving a q charge from A to B is basically dV minus dt। अगर आप बोलोगे कि सर A से B जाने में एक q चार्ज को कितना वजन करना पड़ता है, दैट इज इक्वल टू q इनटू v माइनस v है। एंड सिंस वी ऑल नो दैट कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हर जगह पे आप बोलते ये क्या है, सेम है, मतलब dV माइनस v विल बी 0। तो आप बोलोगे इक्विपोटेंशियल सरफेस से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने में जो वजन करना पड़ेगा सो दैट विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो आप इक्विपोटेंशियल सरफेस पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने में आपको कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ बातें हुई आपकी इक्विपोटेंशियल सरफेस से रिलेटेड। कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एनी डाउट्स? किसी भी प्रकार का कोई डाउट? चलिए, मैंने कहा सर अगर कोई डाउट नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सम प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर्स की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें। अब होता क्या है, देखो कंडक्टर्स की अगर हम कुछ प्रॉपर्टीज की बात करें, एक सेकंड। अगर हम कंडक्टर्स की कुछ बातें करें तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे सर। कंडक्टिंग सरफेस है, ये कंडक्टर है, ठीक है। और मान लो कि अंदर बीच में इसमें ये कंडक्टर है कुछ ऐसे रैंडम शेप का, ये पूरे में कंडक्टर है, ठीक है। ये बीच में खाली जगह है। पहली चीज तो आप कोई भी चार्ज, जब भी आप कोई भी चार्ज इस कंडक्टर को दोगे, चाहे आप यहाँ पर दो, आप बोलोगे सारा चार्ज कहाँ पर आ जाता है, आउटर सरफेस पर। ये चीज बहुत क्लियर होना चाहिए। पहला पॉइंट आप चाहे तो लिख सकते हो कि वॉट एवर चार्ज यू गिव टू अ कंडक्टर इट ऑलवेज गोज ऑन टू द आउटर सरफेस। इट मीन्स आप बोलते हो कि कंडक्टिंग बॉडी में, ये बॉडी है, ठीक है, कंडक्टिंग बॉडी में कहीं पे भी कोई भी चार्ज अंदर नहीं रहेगा तो अंदर हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। इस चीज को भी ध्यान रखना। बॉडी में देखो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, खाली जगह है। एक तो जैसे हम बोलते हैं कंडक्टर के अंदर, आप लोग के दिमाग में कंडक्टर के अंदर क्या रहता है कि सर इस कंडक्टर के अंदर, ये वाला भी तो कंडक्टर के अंदर हुआ। कंडक्टर के अंदर की बात करते हैं हम, कंडक्टर की मेटालिक बॉडी की बात करते हैं, केवल इस बॉडी की बात करते हैं। इस रीजन में अगर कोई और चार्ज नहीं रखा हुआ है तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। लेकिन अगर कोई बाहर से मैंने उठा के यहाँ पे कोई चार्ज रख दिया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो भी हो सकता है, ठीक है। अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तो आप बोलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा कि सर कंडक्टर में, हाँ बोलोगे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द इंटीरियर ऑफ एनी कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो, पहली चीज। दूसरी बात आप बोलोगे कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कंडक्टिंग सरफेस। अगर आप सरफेस पे कहीं पे भी जाके देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कैसी होगी, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस होगी। परपेंडिकुलर टू दी सरफेस होगा, इसका मतलब आप बोलोगे हर जगह पोटेंशियल कैसा होने वाला है, सेम होगा,
इक्विपोटेंशियल, जो कंडक्टिंग बॉडी होती है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह काम करती है। तो आप बोलते हो कि सर दूसरा पॉइंट ये हो सकता है कि कंडक्टर में सरफेस और अंदर हर जगह आप बोलोगे पोटेंशियल कैसा होगा, सेम होगा। तो ये हो गया दूसरा पॉइंट, आप इसको भी अपने पॉइंट पर लिख सकते हो। मैंने कहा तीसरा पॉइंट आप बोलोगे कि सर कंडक्टर में हमेशा क्या होता है कि जब भी आप कोई चार्ज देते हो तो वो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट तो होता है, बट वो जरूरी नहीं है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो, राइट। वो चार्ज इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है कि सर सिग्मा जो होती है चार्ज डेंसिटी, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ये आर। व्हाट इज दिस आर? दिस आर इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसका मतलब कि सर जहां पे आपका ज्यादा रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वहां पे चार्ज कम डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसका मतलब क्या, एग्जांपल मैंने कहा मान लो ये इस टाइप से कुछ ऐसा ये बॉडी है, मैंने इसको चार्ज दिया, कुछ क्यू चार्ज दे रहा हूँ, तो देखो यहाँ पे बड़ा, जहाँ पे बहुत फ्लैट सरफेस बन रहा है मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत ज्यादा है। जहां पे ये शार्प पॉइंट बन रहा है, ये शार्प पॉइंट दिख रहा है, जहां पे ये शार्प पॉइंट बन रहे हैं तो आप बोलोगे आर की वैल्यू बहुत छोटी है, आर इज वेरी स्मॉल। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे चार्ज डेंसिटी विल बी वेरी हाई एज कंपेयर टू दी अदर पार्ट। आप बोलोगे पॉइंट्स जितने भी शार्प पॉइंट्स होते हैं वहां पे सिग्मा इज वेरी हाई। सिग्मा कैसी होगी, बहुत ज्यादा होगी। सिग्मा बहुत ज्यादा होगी तो आप बोलते हो कि चार्ज का सिग्मा है क्या, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज डेंसिटी है बेसिकली, राइट। तो आप बोलोगे सर इसका मतलब यहाँ पे इस रीजन में चार्जेस बहुत ज्यादा होंगे और इस रीजन के आसपास का इलेक्ट्रिक अच्छा। कंडक्टर का कोई भी शेप हो, अगर उसके जस्ट सरफेस के पास आप इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करोगे, क्लोज टू दी सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमेशा होगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन। और सिग्मा शेप पे डिपेंडेंट है, ध्यान रखना। सिग्मा कहाँ पे ज्यादा होगा, जहाँ पे शार्प पॉइंट ज्यादा होंगे वहां सिग्मा ज्यादा होगा, जहाँ पे शार्प पॉइंट कम होंगे तो वहां सिग्मा कम होगा। तो आपको पता है कि सर जहाँ पे शार्प पॉइंट होंगे वहां सिग्मा ज्यादा होगा, सिग्मा ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा होगी। सिग्मा से आप हमेशा ध्यान में स्फेरिकल बॉडीज को मत लेके आना, है ना। आप बोलोगे सर स्फेरिकल बॉडीज में हर जगह सिग्मा तो कांस्टेंट होता है, नहीं, वो यूनिफॉर्म शेप की बॉडीज है। अगर कोई भी रैंडम शेप की बॉडी होगी तो सिग्मा हर जगह पे अलग अलग आएगा, ठीक है, मतलब चार्ज डेंसिटी हर जगह पे अलग अलग आएगी। और इसको हम बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज। इधर इतना ज्यादा आप बोलते हो चार्ज डेंसिटी रहती है कि आप चार्ज देते जाते हो तो सबसे ज्यादा यहाँ पे स्टोर होता जाता है। तो इसके आसपास के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत हाई हो जाती है। कैसे हो जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी हाई। वो ऐसे हाई हो जाती है कि सर आसपास के रीजन को कंडक्टर बना सकती है। देखो एयर क्या होती है, इंसुलेटिंग। एयर क्या होती है, इंसुलेटिंग। कोई भी बॉडी एक लेवल तक इंसुलेटर होती है। अगर आपने बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया उस बॉडी को तो एक इंसुलेटिंग बॉडी भी कंडक्टिंग बन सकती है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे कि सर चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई होती जा रही, हाई तो आसपास की जो एयर है वो एक लेवल तक तो इंसुलेटिंग रहेगी, लेकिन जैसे ही ये चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी तो आसपास की लेयर कैसी हो जाएगी, आसपास की जो एयर है वो भी कंडक्टिंग हो जाएगी, है ना। अगर वो कंडक्टिंग हो गई तो इसका मतलब यहाँ से वो चार्ज को क्या करेगी, आप बोल सकते हो कम कर देती है। इसको हम बोलते हैं, इस फिनोमेना को हम बोलते हैं पॉइंट डिस्चार्ज और कोरोना डिस्चार्ज, ठीक है। तो शार्प पॉइंट्स पे हमेशा चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा होती जाती है। आप और चार्ज दोगे बॉडी को तो शार्प पॉइंट पे इकट्ठा होता जाएगा, इतना इतना एक लेवल के बाद आसपास के जो बेसिकली एरिया है जो मीडियम है उसको भी कंडक्टिंग बना सकता है, ठीक है। यही होता है लाइटनिंग के केस में। लाइटनिंग जानते हो, बिजली चमकती है, कुछ ऐसा ही फिनोमेना होता है लाइटनिंग के केस में, राइट। तो लाइटनिंग के केस में क्या होता है कि बादल है, क्लाउड्स है, तो क्लाउड्स क्या होते हैं, वो चार्ज, जैसे ही वो यहाँ से कुछ ड्रॉपलेट्स ऊपर तक जाते हैं तो ड्रॉपलेट्स बीच में चार्ज हो जाते हैं, घर्षण की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से उनमें कुछ चार्ज आता चला जाता है। और जब वो और ऊपर की तरफ जाते हैं तो नेगेटिव चार्ज नीचे छोड़ जाते हैं और पॉजिटिव चार्ज ऊपर चला जाता है। तो क्लाउड में जो क्लोज टू दी अर्थ वाला फेज होता है वहां पे नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा इकट्ठा होता रहता है, टाइम के साथ इकट्ठा होता जाएगा, इकट्ठा होता जाएगा और काफी ज्यादा इकट्ठा होता जाएगा। लेकिन एक लेवल के बाद क्या होगा, उसके आसपास की जो एयर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को झेल नहीं पाती और वो इतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है कि वो कंडक्टिंग हो जाती है। तो अचानक से क्लाउड से बहुत सारा चार्ज, कंडक्टर मिल गया ना, कंडक्टर को एक चार्ज मिल गया तो वो तुरंत फ्लो करा देगा। अचानक से वो बहुत सारा चार्ज अर्थ की तरफ लेके आते हैं, आप बोलते हो वही लाइटनिंग कहलाती है। इट्स अ ह्यूज ह्यूज चार्ज फ्लोइंग फ्रॉम द क्लाउड टू द अर्थ।
ठीक है। अब हमने कहा कि लाइटनिंग से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमने कहा लाइटनिंग से बचने के लिए हम क्या करेंगे, हम बोलते हैं कि सर लाइटनिंग से बचने के लिए हमने अपने जो बिल्डिंग्स होती हैं, जो हाई राइज बिल्डिंग्स होती हैं, उनके टॉप पे एक लाइटनिंग कंडक्टर लगा रखा होता है। लाइटनिंग कंडक्टर क्या होता है, लाइटनिंग कंडक्टर बेसिकली ऐसे रॉड्स होती हैं, उसमें पॉइंट ऐसे पॉइंट शार्प पॉइंट्स बना देते हैं। मैंने कहा चार्ज की टेंडेंसी हमेशा पॉइंट शार्प पॉइंट की तरफ रहा है। तो जैसे ही वो क्लाउड से अगर चार्ज ट्रैवल कर रहा है अर्थ की तरफ, तो उसे शार्प पॉइंट दिखेगा, तो वो हमेशा उन शार्प पॉइंट्स की तरफ चला जाएगा। और वो शार्प पॉइंट्स बेसिकली मेटल की रॉड्स होती हैं और वो नीचे अर्थ तक डायरेक्टली कनेक्टेड होती है। तो जैसे ही ये चार्ज यहाँ जाएगा, पूरा चार्ज इस रॉड से ही गुजर के नीचे चला जाएगा, बिल्डिंग को हार्म नहीं करेगा। ठीक है। तो दैट इज अगेन एन एप्लीकेशन ऑफ बेसिकली कोरोना डिस्चार्ज और पॉइंट डिस्चार्ज। ठीक है। तो ये थोड़ी थोड़ी हिंट अपनी साथ में लिखते जाएंगे, मैं आपको एक्सप्लेन करता चल रहा हूँ। कोरोना डिस्चार्ज, पॉइंट डिस्चार्ज, ठीक है, ये सब इनके बारे में अपनी लैंग्वेज में हम लिखते जरूर चलेंगे। तो ये तो बातें हुई। कुछ और मैंने कहा और पॉइंट्स की बात करो, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग की बात करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होता है? आपने देखा है कंडक्टर में अगर आप कोई चार्ज यहाँ देते हो तो तुरंत अंदर भी अगर आप यहाँ पे चार्ज देते हो वो तुरंत सरफेस पे पहुंच जाता है। ठीक है। इट मीन्स अगर बाय चांस मैं अंदर वाले, ये बॉडी चार्ज है लेकिन अगर मैं अंदर वाले सरफेस को टच भी कर लूं अंदर खड़े होके, तो भी मुझे करंट नहीं लगेगा। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। अगर एक कंडक्टिंग हम ऐसे हॉलो बॉडी है, अंदर कैविटी है, उसमें हम खड़े हो जाएं और हम अंदर वाले सरफेस को टच भी करते रहें, भले ही वो चार्ज बॉडी है, बट स्टिल हमको कोई करंट या कोई शॉक नहीं लगेगा, बिकॉज अंदर वाले सरफेस पे चार्ज कभी भी रुकता ही नहीं है। इसीलिए आप बोलते हो कई बार हमारे बहुत डेलिकेट से इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जिनपे आप बोलते हो एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में कभी कभी स्टैटिक चार्ज आते हैं ड्यू टू फ्रिक्शन। तो हम इसीलिए उनको एक ऐसे मेटल कैविटी में अच्छे से रख के लेके जाते हैं, ताकि अगर कोई चार्ज इनर सरफेस पे आ भी जाए वो तुरंत वहां पहुंच जाता है। सर वो चार्ज तुरंत आउटर सरफेस पे पहुंच जाता है और इनर सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी हो जाती है, 0। तो हमारे जो डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट है वो खराब नहीं होते। ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का मतलब क्या हो गया, बेसिकली आप बोल दो कि कंडक्टर के अंदर कैविटी में अगर आप खड़े हो गए तो आपके ऊपर कभी भी झटके लगने के चांसेस जो करंट की वजह से या चार्ज की वजह से, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से झटके लगने के चांसेस हैं वो काफी कम होते हैं। ठीक है। बिकॉज आप बोलोगे जो भी चार्ज अंदर आता है वो तुरंत बाहर आउटर सरफेस पे शिफ्ट हो जाता है, राइट। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। यहाँ तक कोई दिक्कत? एनी डाउट? देखो 4-5 पॉइंट है, आपको अपनी लैंग्वेज में लिखने पड़ेंगे। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कंडक्टर्स की, जो बेसिकली ये आप कह सकते हो प्रॉपर्टीज हैं, ये आपको बेसिकली काफी अच्छे समझ में आएगी। इसमें किसी भी प्रॉपर्टी में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। एनी डाउट्स? अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे कैपेसिटर की। चलिए, सो बेसिकली नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कैपेसिटर। कैपेसिटर जानते हैं सब लोग? चलो एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, काफी अच्छा सा क्वेश्चन है। मैंने कहा सर ये ए रेडियस है और ये रेडियस है बी, इसको चार्ज दे रखा है Q1 और इसको चार्ज दे रखा है Q2। ठीक है। मुझे इसका पोटेंशियल है V1 और इसका पोटेंशियल है V2, मुझे V1 माइनस V2 निकाल के बताना पड़ेगा।
एनीवन? इसको सॉल्व करके जरा वैल्यू बताएंगे मुझे। कोई सॉल्व कर रहा है इसको? ऐसा यार तुम बोलते नहीं हो यार। कर पा रहे हो? कोई ट्राई कर रहा है? किसी को लग रहा है मैं कर सकता हूँ? तो फिर टाइम दो, वरना मैं खुद सॉल्व करता हूँ। इसका आंसर सर आप म्यूट हो रखे हैं। चलिए मैं कहता हूँ, देखते हैं क्या। मैंने कहा सर अगर मैं बात करूं इस पॉइंट की, V2 की बात करूं, V2 खुद के स्फीयर की वजह से कितना होगा? आप बोलोगे सरफेस पे दैट इज इक्वल टू KQ2 बाय B। लेकिन अंदर वाले स्फीयर के लिए ये एक बाहर का पॉइंट हो गया, ठीक है? अंदर वाले स्फीयर के लिए ये एक बाहर का पॉइंट हो गया, तो आप बोलोगे प्लस KQ1 बाय B। ये हो गया V2। मैंने कहा अगर मैं V1 की बात करूं तो V1 के लिए देखो, ये खुद के लिए तो ये सरफेस वाला पॉइंट हो गया, तो आप बोलोगे सर KQ1 बाय A प्लस बाहर वाले सरफेस के लिए एक इनर पॉइंट हो गया। और आपको पता है कि हॉलो स्फीयर के लिए अगर मैं बात करूं तो अंदर जो पोटेंशियल होता है वो वही होता है जो उसके सरफेस पे होता है। तो इस पॉइंट पे भी वही होगा जो इसके सरफेस पे होगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू KQ2 बाय B। और अब आपको क्या निकालना है? V1 माइनस V2।
V1 माइनस V2 करोगे तो दिस माइनस दिस करोगे तो देखो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। सो बेसिकली जो रिजल्ट बचेगा वो हो जाएगा KQ1/A minus KQ1/B. That is KQ1 1/A minus 1/B. I hope this is very clear. बहुत इंटरेस्टिंग बात है, आप हमेशा ध्यान रखो कि जब भी इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं तो बाहर वाले सरफेस के चार्ज से कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल इनर सरफेस के चार्ज पे ही डिपेंड करता है, जो कि रिजल्ट भी आ रहा है। तो ये काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं तो आपको सॉल्व करना आना चाहिए। एनी डाउट इन दिस प्रॉब्लम? एनी डाउट? चलिए देन वी विल मूव ऑन टू द कैपेसिटेंस। Now we are going to talk about capacitance, very important topic, इस क्वेश्चंस कई बार आते रहते हैं। देखो जब भी कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर को आप जब भी चार्ज देते हो तो आप बोलते हो इसका पोटेंशियल इंक्रीज होता है, और आप बोलते हो दिस Q इज प्रोपोर्शनल टू V, जितना ज्यादा पोटेंशियल होगा उतना ज्यादा चार्ज होगा, या जितना ज्यादा चार्ज आप दोगे बॉडी का पोटेंशियल उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है यहाँ पे आप बोलते हो, उसको हम बोलते हैं C, and the C is equal to called capacitance. The C is called capacitance of the body. Capacitance, ठीक है। ध्यान रखना ना C ये Q पे डिपेंड करता है और ना ही V पे डिपेंड करता है। C केवल और केवल मीडियम एंड डायमेंशंस ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करता है। मतलब कि सर वो Q पे भी डिपेंड नहीं करेगा और V पे भी डिपेंड नहीं करेगा। ये एक बहुत बड़ी आपके दिमाग में मिथ होती है कि सर C Q/V का रेशो है तो Q पे या V पे डिपेंड करेगा, बोलेगा नहीं, क्योंकि आपको पता है Q इज प्रोपोर्शनल टू V, जितना Q बढ़ेगा उतना ही V बढ़ेगा, तो ये रेशो विल ऑलवेज बी कांस्टेंट एंड दैट इज कॉल्ड द कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस की अगर हम एसआई यूनिट की बात करें तो जो एसआई यूनिट होती है दैट इज फैराड। एसआई यूनिट क्या होती है? फैराड होती है, ठीक है। काफी बड़ी यूनिट है तो हम इसको माइक्रोफैराड में यूज करते हैं, ठीक है, बट आपको पता होना चाहिए एसआई यूनिट क्या है। आप जरा देखो, आपने बोला कि सर एक कोई हॉलो स्फीयर है, क्या है ये? एक हॉलो स्फीयर है, या सॉलिड भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मेटल की बात कर रहे हैं, उसका रेडियस आर है। अगर इस पे क्यू चार्ज है तो आपको पता है इसका सरफेस का पोटेंशियल कितना होगा, KQ/R। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने बोला इसको क्यू चार्ज दे रखा है तो आप बोलते हो सरफेस का पोटेंशियल कितना होगा, KQ/R। अगर मुझसे इससे कैपेसिटेंस पूछा है तो आपको पता है कि सर V इज इक्वल टू Q/C होगा, या Q इज इक्वल टू V/C, Q इज इक्वल टू CV होता है, राइट। तो आप यहाँ से कंपेयर करोगे तो आप देखोगे V इक्वल टू V, यहाँ पे आप चाहो एक काम करो Q/V निकाल लो। सर Q/V अगर आप निकालोगे तो दैट विल बी इक्वल टू R/K। क्या होगा? R/K होगा, और R/K की वैल्यू आपको पता है इसकी कैपेसिटेंस के बराबर होगी। R/K होता है 1/4πε0, so that is equal to 4πε0 R। तो अगर कोई बोले कि सर एक स्फेरिकल, ठीक है, ये क्या है? स्फेरिकल कंडक्टर है, आइसोलेटेड है, ध्यान रखना, आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर है तो उसका कैपेसिटेंस कितना होता है? दैट इज इक्वल टू 4πε0 R। देखिए डायमेंशन पे डिपेंड कर रहा है, मीडियम पे डिपेंड कर रहा है। हम एयर की बात कर रहे हैं आसपास के मीडियम में तो 4πε0 यूज कर रहे हैं। आर क्या है? इसका रेडियस है। तो एक आइसोलेटेड अगर स्फेरिकल कंडक्टर है तो उसका कैपेसिटेंस कितना होता है? 4πε0 R। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट विल नॉट डिपेंड ऑन Q और V, ध्यान रखेंगे। जैसे जैसे आप Q बढ़ाओगे वैसे वैसे पोटेंशियल बढ़ता चला जाएगा।
तो दिस इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। अब आप बोलते हो हमारी जो कैपेसिटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या हो गया? तो कैपेसिटर का यूज क्या है पहले वो समझ लो। कैपेसिटर का मतलब क्या होता है और कैपेसिटर हम क्यों यूज करते हैं। कैपेसिटर का जैसे नाम है, कैपेसिटी टू होल्ड चार्ज। हमें क्या होता है कि सर हमें कभी कभी बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, बहुत ज्यादा चार्ज चाहिए होता है। जैसे बैटरी की बात करें, बैटरी भी एनर्जी दे रही है, बट बैटरी बहुत कम एनर्जी दे रही है, वो एक साथ बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं दे सकती। बट अगर हमें एक साथ बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है तो हम क्या करते हैं, पहले एक साथ बैटरी से एनर्जी को लेके स्टोर करते रहते हैं, स्टोर करते रहते हैं, स्टोर करते रहते हैं। तो मेरे पास बहुत एनर्जी हो गई और अचानक से उस एनर्जी को हम यूज कर लेते हैं। बैटरी सही ली है, देखो बैटरी हम बोलते हैं बैटरी एक साथ ज्यादा एनर्जी नहीं दे सकती, लेकिन लॉन्ग टाइम तक तो दे सकती है ना। तो हम क्या करते हैं, बैटरी से एनर्जी को लेते रहते हैं, लेते रहते हैं, लेते रहते हैं और उसको इकट्ठा कर लेते हैं। और हम उसको इकट्ठा करने का जो बर्तन है हमारे पास, कह सकते हैं यूटेंसिल है, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटर। कैपेसिटर या कंडेंसर नाम दिया जाता है। आपके घरों में जो फैन लगे होते हैं उसमें भी एक देखा सिलेंड्रिकल व्हाइट कलर का डिवाइस लगता है, बाहर से दिखता है वो, दैट इज कंडेंसर या कैपेसिटर। क्योंकि फैन को चालू होने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, जो कि आपकी जो सप्लाई है उतनी एनर्जी शायद नहीं दे पाए। तो क्या करता है कि वो कैपेसिटर इस एनर्जी को स्टोर करके रखता है और जैसे ही फैन को स्टार्ट करना होता है वो एनर्जी एकदम से दे देता है और आपका फैन चालू हो जाता है। और एक बार चालू होने के बाद आपको उतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सिमिलरली आपने अगर वाटर पंप देखे हो अपने घर पे या मोटर देखी होगी तो उनमें भी वो व्हाइट कलर का डिवाइस लगा रहता है, वो भी कैपेसिटर ही होता है। तो कैपेसिटर का मतलब हो गया एनर्जी को स्टोर करके रखने वाला। एनर्जी को किस फॉर्म में स्टोर करता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैपेसिटर जो है वो एनर्जी को इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर करके रखता है। ठीक है। अब हमने कहा सर ये तो ठीक है बात है, तो आप बोलते हो कि सर उसको होल्ड करने का, इलेक्ट्रिक फील्ड को फॉर्म में होल्ड करने का मतलब है कि सर आप बेसिकली चार्ज के फॉर्म में स्टोर करके रखोगे, राइट। तो हमेशा ध्यान रखना। तो हमने कहा हमने बहुत एक यूनिक सा कैपेसिटर बना ली जो हमारे लिए काफी यूज है, उसको हम बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो हमारे सिलेबस में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो हम उसकी बात करेंगे। ठीक है। तो हम बात करने वाले हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। दो एक दो हम पैरेलल प्लेट्स लेते हैं। ठीक है। प्लेट नहीं, मेटल प्लेट नहीं, इनके बीच की मान लो कि डिस्टेंस कितनी है, डी है। और एक प्लेट का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो ए है और एयर फिल्ड है बीच में। तो आप बोलते हो कि इस कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है इसको हम बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। व्हाई इट इज कॉल्ड पैरेलल प्लेट, यू कैन आल्सो सी दैट। ठीक है। तो इसका जो कैपेसिटेंस लिखने का तरीका होता है दैट इज एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। एरिया जरा समझ लेना, मैंने कहा कैसे होगा। देखो आप बेसिकली क्या बोलते हो, सर ये प्लेट है, ऐसी एक प्लेट और है यहाँ रखी होगी, तो आप बोलोगे दो प्लेट की डिस्टेंस को डी बोलते हैं, लेकिन ये देखो ये दिख रहा है ना, दिस इज कॉल्ड एरिया। इस प्लेट का भी एरिया होगा, ऐसे एक सामने जो प्लेट रखी होगी उसका भी एरिया। आपको तो सामने से दिख रही है ना, आपको तो जो मैं दिखा रहा हूँ केवल एक लाइन दिख रही है क्योंकि आपको ये प्लेट दिख नहीं रही, पर एक्चुअली यहाँ पे एक प्लेट होगी, ध्यान रखें। ठीक है। काफी डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में ये प्लेट काफी बड़ी होती है, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में। तो उसका जो कैपेसिटेंस लिखा जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो ये होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस लिखा जाता है एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, वेयर ए इज द एरिया ऑफ द प्लेट। अब मैंने कहा सर ये भी डिस्चार्ज है, डिस्चार्ज मतलब इसमें कोई एनर्जी स्टोर नहीं है, कैपेसिटेंस की वैल्यू ये है। मैंने कहा सर अगर अब मैं इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दूं, बैटरी का काम होता है कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना। अगर मैंने एक बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिया तो बैटरी क्या करेगा, इस मेटल प्लेट से चार्ज को खींचेगा और इस मेटल प्लेट पे रख देगा। तो आप बोलते हो कि सर यहाँ से क्यू चार्ज जब खींच के जाओगे तो यहाँ चार्ज कितना रह जाएगा इस प्लेट पे, माइनस क्यू। और ये माइनस, क्योंकि क्यू यहाँ से चला गया, ये क्यू खींच के यहाँ पे लगा देगा प्लस क्यू। तो जब ये बॉडी चार्ज हो जाएगी तब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा भाई साहब, जो पॉइंट पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ होगा वो इसी के बराबर होगा, बैटरी के बराबर। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा बी। और इस रेंज में जब ये क्यू चार्ज स्टोर है तो क्यू इक्वल टू सी। ध्यान रखें क्यू की बात करते हैं तो उसमें ऐसा नहीं कि सर आप बोलोगे टोटल चार्ज तो जीरो है, हाँ बिल्कुल टोटल चार्ज जीरो है। बट हम जब भी क्यू इक्वल टू सी भी लिखते हैं उसमें हम पैरेलल प्लेट वाले की, पॉजिटिव वाले प्लेट की चार्ज की बात कर रहे होते हैं। उसने नेगेटिव, तो बेसिकली क्या होगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का मतलब समझ रहे हो कि सर एक प्लेट नेगेटिव होगी, एक प्लेट पॉजिटिव होगी, सेम चार्जेस होंगे और उनके बीच का डिस्टेंस भी होगा। जैसे ये चार्ज आपकी कैपेसिटेंस चार्ज हो गया ये कैपेसिटर, उसके बाद ये फ्लो ऑफ चार्ज रोक देता है बैटरी से, कोई करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है।
हाँ सर ये तो अच्छी बात है। मैंने कहा कितनी एनर्जी इसमें स्टोर होगी। सिंबल होता है कैपेसिटर का सर, जैसे आपको पता है रजिस्टर का ये सिंबल होता है, ऐसे ही कैपेसिटर का सिंबल भी ये होता है इस तरीके से, ठीक है। ये रजिस्टर का सिंबल होता है, ये कैपेसिटर का सिंबल होता है। अब आपने बोला सर इसमें कितनी एनर्जी स्टोर हुई होगी, तो आपको पता होना चाहिए कि जो एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर is given by U is equal to half C स्क्वायर। अगर इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप V है और इसका कैपेसिटेंस C है तो उसकी एनर्जी स्टोर होती है हाफ C स्क्वायर, या फिर आप V की वैल्यू को Q बाई C लिख सकते हो, तो यहाँ से एक आ जाएगा हाफ Q स्क्वायर बाई C, या फिर आप इसको लिख सकते हो Q, ठीक है। C की वैल्यू को उठा के यहाँ से Q बाई V रखोगे तो वैल्यू रहेगी। तो दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती है वो किसके बराबर होती है, इस फॉर्मूले से आपको नोट होती है। अब ध्यान रखना, अगर आपने बोला कि सर इस क्यू चार्ज को आप यहाँ से यहाँ लेके गए इसको कैपेसिटर को चार्ज करने में, तो वर्क डन बाय बैटरी कितना आया, वर्क डन बाय बैटरी, देखो ये माइनस टर्मिनल होता है बैटरी का, ये प्लस टर्मिनल, माइनस से प्लस वी, राइट। अब वो तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चार्ज को ले जाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा दैट विल बी इक्वल टू क्यू इनटू डेल्टा वी। और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इन दो पॉइंट के बीच का वो कितना है, बेसिकली आप बोलोगे दैट इज इक्वल टू क्यू, ठीक है। बाकी तो देखो वायर में कभी भी कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता है, वायर इज द सेम। आप बोलते हैं इस पॉइंट को मैं डायरेक्टली यहाँ पे भी ज्वाइन करूँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पूरे वायर में कहीं पे भी कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, जितना पोटेंशियल यहाँ होगा उतना यहाँ होगा, उतना यहाँ होगा, उतना यहाँ होगा, उतना यहाँ होगा। अब लेकिन यहाँ पे अलग हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे माइनस था, यहाँ बीच में बैटरी लगी है, तो आप बोलोगे सर अगर यहाँ पे 0 होगा तो यहाँ पे V हो जाएगा। अगर मान लो इस पॉइंट पे आपने 2 माना हुआ था तो यहाँ पे V प्लस 2 हो जाएगा, बिकॉज यहाँ से यहाँ जाने में उसे प्लस V हो गया है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर जो बैटरी वर्क डन कितना किया बैटरी ने, आप बोलते हो Q इंटू वी, उस Q इंटू वी में एनर्जी स्टोर कितनी हो गई, QV बाई 2। इसका मतलब एनर्जी लॉस कितना हो गया, दोनों का डिफरेंस ले लो, एनर्जी लॉस कितना हो गया, दोनों का डिफरेंस ले लो, तो डिफरेंस लोगे तो कितना आएगा, QV माइनस हाफ QV, so that is equal to QV by 2। so this is the energy loss, ठीक है। मतलब बैटरी जितना काम कर रही है पूरा का पूरा कैपेसिटर में स्टोर नहीं हो पाता है, कुछ एनर्जी स्टोर हो पाती है, कुछ आप कह सकते हो हीट के फॉर्म में या किसी अदर फॉर्म में लॉस हो जाती है। तो ठीक है, आपने कुछ बेसिक तक आपने बोला यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जब ये चार्ज होगा तो आप बोलोगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ से यहाँ। आपको पता है प्लेट, मेटेलिक प्लेट की अगर मैं बात करूँ उस पर चार्ज अगर क्यू है, ठीक है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्रिएट करता है दैट इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इसमें किसी को दो राय नहीं है। आप बोलते हैं यहाँ पे एक माइनस क्यू है, इसकी वजह से भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर टुवर्ड्स द प्लेट ही जनरेट होगी एंड दैट इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन द प्लेट कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे इसको E1 बोल दिया, इसको E2 बोल दिया, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर हो जाएगी, दोनों के बराबर के हाफ सॉरी मैंने उल्टा कर दिया, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। तो इन दोनों का सम करोगे तो कितना आ जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन दी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, वेयर सिग्मा क्या है, q पर यूनिट एरिया, ठीक है। और आप बोलते हो पोटेंशियल डिफरेंस को क्या लिख सकते हो, E into T, बिकॉज़ E इज कांस्टेंट। आपको पता है V की वैल्यू क्या दे सकते हो, E into T। एनर्जी डेंसिटी कितना दे सकते हो, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी का मतलब समझ में आ रहा होगा, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो आप बोलोगे U बाय वॉल्यूम। U आपको पता है, वॉल्यूम आपको पता है A into T होगा इसका, तो आप इसे डिवाइड करोगे तो जो रिजल्ट आएगा वो आएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट V स्क्वायर। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम या एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। E यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जो आप बोल सकते हो कि सर आपको कैपेसिटर में पता होना चाहिए अबाउट दी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसमें किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, एनी डाउट इन दिस। किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो प्लीज, बट पूछ रहे हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ, देखो है ना, समझना पड़ेगा।
चलिए, now we are going to talk about the combination of capacitors. हम क्या combination of capacitors और resistors एक साथ पढ़ ले रहे हैं. रजिस्टर्स हालांकि अगले चैप्टर में आते हैं, बट मैं एक साथ यहीं पढ़ ले रहा हूँ क्योंकि आपको मालूम है कुछ सेम सी चीजें होती हैं, इसलिए और बेसिक नॉलेज के रजिस्टर की सबको होती है. कुछ चीजें उससे पहले मैं आपको बेसिक फंडे सिखाना चाहता हूँ सर्किट सॉल्व करने के. जरा ध्यान देते हैं. मैंने कहा मान लो एक सर्किट है ये, ठीक है, ये 2 ओम है, ये 2 ओम है, ये 10 वोल्ट है, यहाँ पे ए पॉइंट है और यहाँ पे बी पॉइंट है. करंट की वैल्यू यहाँ से करंट फ्लो है आई और दैट इज इक्वल टू 1 एम्पियर. मुझे जरा वी ए माइनस वी बी कोई बता देगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन वी ए माइनस वी कितना होगा आपकी बेसिक नॉलेज से. जब तक आप इसको सॉल्व करके कीजिए, लेट मी गेट सम वाटर फॉर माय सेल्फ, राइट. Anyone got the answer? Anyone got the answer? Shashank is saying 4 volt. सर बाकी कहाँ गए? बाकी कहाँ गए मतलब? कुछ नहीं.
आवाज नहीं आ रही तेरी, क्या बोलना चाह रहा है? फोर वोल्ट 14 वोल्ट। अरे रिजल्ट आ गया सीबीएसई का। तो क्या बाकी गायब हो गया रिजल्ट देखने? गजब करते हो। हाँ सर, बच्चे लीव करके जा साइट रहे नहीं खुल थे रही धीरे सर, धीरे। क्या हुआ? साइट खुली नहीं रही सर। वेरी गुड, इनको बोलो वापस आ जाओ। ये भी बच्चे लॉस लीव कर दो। करके जा रहे धीरे चला धीरे। गया बस। चलो, तो आप बोलते हैं देखो आंसर कैसे सॉल्व करना होता है। मैंने कहा इसमें कुछ स्टैंडर्ड देखो, हमेशा ध्यान रखना। आप मुझे खुद सर बताओ, मेरे को प्लस एक से चीज बता दो माइनस बस। अगर जाओगे, अगर हम प्लस से माइनस जाएं, चलने में प्लस से माइनस जाएं, तो पोटेंशियल डिक्रीज कर रहे हो कि इंक्रीज करा रहे हो? डिक्रीज करा रहे हैं। देखो प्लस से माइनस मतलब पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, तो आप बोलोगे डेल्टा वी की वैल्यू कैसी आएगी? नेगेटिव आनी चाहिए। और अगर माइनस से प्लस जा रहे हो आप, तो आप बोलोगे डेल्टा वी कैसा आना चाहिए? पॉजिटिव। तो पहली चीज तो कुछ ऐसा याद रखो। अब देखो रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूं, रेजिस्टेंस में अगर करंट ऐसा है, तो इसका मतलब ये वाला एंड प्लस पे और ये नेगेटिव है। क्यों? करंट फ्लो हो रहा है ना, करंट हमेशा प्लस से माइनस की तरफ फ्लो होता है रेजिस्टेंस में। केवल रेजिस्टेंस की बात करूं मैं, बैटरी में मत बोल देना, बैटरी में तो कुछ भी हो सकता है। तो अगर रेजिस्टेंस में आप बोल रहे हो कि करंट इधर फ्लो हो रहा है, तो ये वाला एंड प्लस पे होगा, ये माइनस होगा। तो अगर आप भी यहाँ से यहाँ जा रहे हो, अगर आप यहाँ से यहाँ जा रहे हो, चल रहे हो, रेजिस्टेंस को क्रॉस कर रहे हो, तो आप बोलोगे प्लस से माइनस जा रहे हो, बेसिकली आप डेल्टा वी के लिए लिखोगे माइनस आई आर। और इसी में अगर आप दूसरा, ये पहला केस था, आप बोलते नहीं सर मैं तो यहाँ से यहाँ जाऊंगा। अगर इस रास्ते से आप जा रहे हो तो आप नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हो, तो आप बोलते हो सेकंड केस में जो डेल्टा वी लिखोगे वो लिखोगे प्लस आई आर। देखो v इक्वल टू आई आर होता है ना, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू आई आर, तो आप बोलोगे डेल्टा वी की वैल्यू कितने लिखोगे? आई आर लिखोगे। ठीक है। इन शॉर्ट, अगर आप करंट की डायरेक्शन में ही रेजिस्टेंस को क्रॉस करोगे तो माइनस आई आर लिखोगे, करंट की डायरेक्शन में अगर क्रॉस करोगे। और करंट के ऑपोजिट चल रहे हो आप, तो फिर आप बोलोगे सर क्या लिखोगे? डेल्टा वी इक्वल टू प्लस आई आर। बैटरी की बात कर लो, अगर बैटरी की बात कर लो तो बैटरी में प्लस ये होता है, ये माइनस होता है। करंट किधर की तरफ है बैटरी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप तो देखो, अगर आप इधर से चल के इधर जा रहे हो, तो आप प्लस से माइनस जा रहे हो, मतलब आप कौन सा वाला केस कर रहे हो? ये वाला। तो आप देखो डेल्टा वी की वैल्यू क्या लिखोगे? -10। अगर आप इधर से इधर चल के जा रहे हो, इसका मतलब आप पहले नेगेटिव आ रहा है, बाद में पॉजिटिव आ रहा है। अगर आपको क्लियर है बेसिक कंसेप्ट आपका। क्लियर है ना यहाँ तक? ये बेसिक स्टेप क्लियर है सबको? हाँ जी सर। ठीक है, ये बेसिक स्टेप्स अगर आपको क्लियर है तो आप कभी भी गलती नहीं करोगे। ये जो क्वेश्चन देख रहे हो ना, डेटा मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, बट ये क्वेश्चन एक बार नीट में आ चुका है 2014 या 15 में, एग्जैक्टली यही फिगर, बट डेटा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे था। तो इतने बेसिक क्वेश्चंस आते हैं नीट में। मैं क्या तरफ करके देखो, मैंने कहा इस पॉइंट पे पोटेंशियल होगा वीए, मैं इधर से इधर जा रहा हूँ, इधर से इधर देखो, रेजिस्टेंस को मैं करंट की डायरेक्शन में क्रॉस कर रहा हूँ, मतलब ये वाला केस है। करंट की डायरेक्शन में अगर मैं क्रॉस करूंगा तो पोटेंशियल लिखूंगा, डिफरेंस कितना? माइनस आई की वैल्यू है 1 इंटू आर की वैल्यू है 2। फिर देखो ये प्लस होगा, ये माइनस, फिर मैं इधर से इधर जा रहा हूँ, तो आप बोलोगे प्लस से माइनस जा रहे हो मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कैसा है? नेगेटिव आएगा, तो आप बोलोगे ये पोटेंशियल डिफरेंस है, तो आप लिखोगे -10। फिर देखो यहाँ से यहाँ जा रहे हो, करंट तो यही फ्लो हो रहा है ना, ये करंट इसमें फ्लो हो रहा होगा, तो करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो, तो आप फिर से लिखोगे -1 इंटू 2 and you will reach at V point that is equal to VB।
कहाँ पहुंच गया, वीबी पे पहुंच गए तो आप बोलोगे दैट विल बी इक्वल टू वीबी। तो वीए माइनस वीबी कितना हो जाएगा, वीए माइनस वीबी, ईटी जगह लेके जाओगे तो दैट विल बी कमिंग एज 14 वोल्ट। तो दैट इज योर आंसर। इसमें किसी कोई डाउट हो तो पूछ लो, ये बहुत बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है सर्किट का। मैंने आपको यहाँ समझा दिया, करिए सेकंड करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट है, लेकिन हम क्योंकि इसमें कैपेसिटर में यूज करते हैं इसलिए मैंने थोड़ा सा बेसिक यहाँ समझा दिया। ये बहुत प्रॉपर साइन करना है, बी में से याद रखो हमेशा, अगर आप करंट की डायरेक्शन में चल रहे हो, करंट की डायरेक्शन में रेजिस्टेंस को क्रॉस कर रहे हो तो आप ऐसे लिखोगे डेल्टा वी, और अगर आप करंट के ऑपोजिट चल रहे हो तो आप डेल्टा वी की वैल्यू ऐसे लिखोगे। बैटरी के लिए तो आपको मैंने ऑलरेडी बता ही दिया, ठीक है। चलिए, इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए प्लीज। नहीं सर, बस वो बैटरी वाला था तो क्लियर हो गया। क्या हो बेटा? बस वो बैटरी वाला ही था सर, तभी वो आंसर ठीक नहीं आया, तो बस वही था, डाउट क्लियर हो गया। चलो गुड। चलें आगे बढ़े। यस सर। ओके, सही। मैंने कहा नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द combinations of कैपेसिटर, और साथ ही साथ हम पढ़ेंगे रजिस्टर भी। पहला, इसको हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। मैंने कहा जब भी दो कैपेसिटर इस तरीके से कनेक्टेड हो, सच दैट कि इनके आपस में केवल एक ही टर्मिनल कनेक्टेड हो, और जो टर्मिनल आपस में कनेक्टेड हो उसमें कोई तीसरा कनेक्शन नहीं हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो दो टर्मिनल आपस में कनेक्टेड हो वहां पे कोई तीसरा कनेक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने कहा मान लो ये कैपेसिटर C1 है और ये C2 है, ये इस तरीके से कनेक्टेड है और यहाँ पे एक बैटरी से कनेक्टेड है। मैंने कहा अगर रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो सिमिलरली देखो, ये रेजिस्टेंस ऐसे कनेक्टेड होगी, इसको सीरीज बोलते हैं। एक एंड आपस में कनेक्टेड है और देखिए आप बोलते हैं उस एंड में और कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे कोई तीसरा कनेक्शन हो गया तो ये सीरीज में नहीं रह जाएंगे, इसको बोलते हैं सीरीज कनेक्शन, ठीक है। आप बोलते हो कि सर यहाँ से जो करंट जाएगा आई आई यहाँ पे करंट की वजह, आप बोलोगे यहाँ से जो चार्ज जाएगा, तो आप बोलोगे सर क्यू चार्ज यहाँ जाएगा प्लस क्यू, ये कहाँ से खिंच के आया होगा, यहाँ से माइनस क्यू खिंच के आया होगा, तभी तो ये चार्ज यहाँ से खिंच गया तो इस प्लेट पे कितना रह गया, माइनस क्यू रह गया। अगर यहाँ माइनस क्यू रह गया तो यहाँ पे इस वाली प्लेट पे कितना होगा, प्लस क्यू। और ये प्लस क्यू आया कैसे होगा, जब यहाँ पे क्या रह गया होगा, माइनस क्यू। तो कहने का मतलब क्या है कि जब भी सीरीज कनेक्शन होगा तो दोनों ही कैपेसिटर पे तरह देखिए चार्जेस की वैल्यू कैसी आ रही है, सेम। तो आप बोलोगे सर क्यू सेम होगा, सीरीज कनेक्शन के लिए क्यू कैसा होगा, सेम होगा। मैंने कहा यहाँ पे आप करंट की बात करते हो, तो जो करंट इस रेजिस्टर को क्रॉस कर रहा होगा आई, आप बोलते हो वही करंट इस रेजिस्टर से पास हो रहा होगा। तो सीरीज में आप बोलते हो कि यहाँ पे क्या सेम होता है, आई। एक ही बात है, आई होता क्या है, चार्ज फ्लो। यहाँ चार्ज सेम है क्योंकि फ्लो रुक जाता है, यहाँ पे कंटिन्यूसली चलता रहता है। अगर मैं बोलूं इसको रिप्लेस करूं एक ऐसे कैपेसिटर से सच दैट इसका इफेक्ट कम ना हो, दो कैपेसिटर हटा के एक ही कैपेसिटर से रिप्लेस करूं सच दैट इनका इफेक्ट सेम रहे, चाहे ये दो लगा दूं चाहे ये एक लगा दूं, एक ही बात है, उसको हम बोलते हैं सी इक्वलेंट। तो सी इक्वलेंट निकालना हमें आना चाहिए। आप बोलोगे इस केस के लिए जो सी इक्वलेंट आता है वो कैसे निकाला जाता है, आप बोलोगे 1/C इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/C1 plus 1/C2। This is how you can calculate C equivalent in the case of field। यहाँ पे अगर आप बोलते हो इन दो रजिस्टर को हटा के केवल एक रजिस्टर से रिप्लेस करें और उस रजिस्टर की वैल्यू को मुझे फाइंड आउट करना हो, जिसको हम R इक्विवेलेंट बोलेंगे, तो आप क्या बोलोगे सर, दैट R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू R1 plus R2।
तो ध्यान रखेंगे कैपेसिटर को जब सीरीज में आप ज्वाइन कर रहे हैं तो कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला ये होगा। और अगर रेजिस्टेंस को आप अभी दो दिखा दिए, मैंने कहा तीन हो सकते हैं, तो यहाँ पे R1 प्लस R2 प्लस R3 भी हो सकता है। अगर यहाँ कैपेसिटेंस दो से ज्यादा हो तो यहाँ पे प्लस 1/C3 भी हो सकता है। ठीक है, चलिए मैंने कहा एक चीज और देख लीजिए कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना आएगा V1 और इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना आएगा V2। और आपको पता होना चाहिए कि V इक्वल टू किसके बराबर होगा, V1/V2। यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप प्लस यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप शुड बी इक्वल टू बैटरी का पोटेंशियल ड्रॉप। तो V इक्वल टू क्या होगा, V1/V2। और आपको एक चीज और पता चले कि जो V1 रेशो V2 निकालना है, आपको पता है V इक्वल टू क्या होता है, Q/C। और Q दोनों पे सेम है, मतलब V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C है। तो V1 रेशो V2 इज नथिंग बट C2 रेशो C1। जबकि यहाँ पे आप बोलते हो इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप V1 है और इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप V2 है, और आपको यहाँ पे पता है कि V की वैल्यू V1 प्लस V2 के बराबर है। और यहाँ पे आप बोलोगे V1 रेशो V2 किसके बराबर होगा, R1 रेशो R2। बिकॉज आपको पता है V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू R होता है, और I दोनों में सेम है, तो आप बोलोगे V यहाँ पे प्रोपोर्शनल टू R, यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C है। इसीलिए V1 रेशो V2 इज C2 रेशो C1 के बराबर है, जबकि यहाँ पे R1 रेशो R2 के बराबर है। यहाँ पे अगर देखो R इक्विवेलेंट की जो वैल्यू होगी वो R1 से R2 से दोनों से बड़ी होगी। जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो सबसे बड़ा आता है, वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से किसी से भी बड़ा आएगा। जबकि यहाँ पे जो C इक्विवेलेंट होगा वो दोनों से ही छोटा आएगा, दो हो तीन हो सबसे छोटा आता है। इसकी कैलकुलेशन सॉल्व करके लाओगे तो आपको पता चलेगा कि सर इस केस में जो C इक्विवेलेंट होगा वो C1 और C2 दोनों से ही छोटा होगा, जबकि यहाँ पे दोनों से ही बड़ा होगा रेजिस्टेंस। तो ये डिफरेंस है दोनों में, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिए। कोई दिक्कत किसी को पूछ सकता है, एनी डाउट? ये तो अपन देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये तो अब बात करते हैं हम पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये था सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर एंड रेजिस्टेंस। यस सर। एनी डाउट? नो सर। ओके, now we are going to talk about the parallel combination. ये दो कैपेसिटर अगर आपस में दोनों टर्मिनल कनेक्टेड हो, इसी को बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। T1 T2 मैंने कहा रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें, अगर दो रजिस्टर आपस में दोनों टर्मिनल आपस में कनेक्टेड हो तो आप बोलोगे सर इसका मतलब दे आर पैरेलली कनेक्टेड, R2 और R1। मैं कहता हूँ सर इनको हटा के केवल एक कैपेसिटर से अगर मुझे रिप्लेस करना हो ताकि इनका इफेक्ट सेम रहे, तो आप बोलोगे उसको हम बोलते हैं C इक्वल। आप बोलते हो इसको रिप्लेस करके अगर केवल एक रेजिस्टेंस लगाना हो तो उस रेजिस्टेंस की वैल्यू उठा के हम कितनी रख सकते हैं कि बाकी सारे फैक्टर्स सेम। मैं कहता हूँ देखो मान लो यहाँ से टोटल चार्ज Q खींच के लाए, यहाँ Q गया, अब इसमें जाएगा Q1 और इसमें जाएगा Q2। Sir, screen not visible. तो यहाँ से कितना किसके क्या होगा, Q2। स्क्रीन ब्लर है। Q2 आ जाने से क्या हुआ, कोई दिक्कत? स्क्रीन चली गई है।
एवरीथिंग इज क्लियर? सर स्क्रीन चली गई थी। अभी सही है ना? यस हाँ सर जी ठीक। सर। चलो, मैंने कहा जब ये Q1 और Q2 अगर यहाँ गए तो इस पे प्लस Q1 और प्लस Q2, इसका मतलब यहाँ से कितना चार्ज किसके गया होगा Q1 और यहाँ से कितना चार्ज किसके गया Q2, और कंबाइन होकर देखो फिर से वैल्यू Q के बराबर आ जाएंगे क्योंकि Q1 प्लस Q2 Q के बराबर ही है। इसका मतलब क्या हुआ सर, देखो वायर से कोई भी पॉइंट आपस में कनेक्टेड होता है, इसका मतलब ये वाले एक ही पॉइंट के बराबर होते हैं, ऐसे ये वाले पॉइंट भी आपस में एक ही पॉइंट के बराबर होते हैं। इसका मतलब इन दोनों के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप और इन दोनों के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप कैसा होता है, सेम। तो आप बोलोगे सर दोनों में ही पोटेंशियल ड्रॉप कैसा होगा, C1 और C2 क्रॉस कैसा होगा, सेम, तो V इक्वल टू सेम। यही बात अगर हम यहाँ पर कर लें तो यहाँ पे भी आप बोलते हो कि सर यहाँ से करंट आ रहा है I, तो यहाँ पे डिवाइड हो गया I1 और यहाँ पे कितना हो गया I2। इसके क्रॉस पोटेंशियल और इसके क्रॉस पोटेंशियल सेम रहेगा बिकॉज आपस में दोनों पॉइंट कनेक्टेड है। तो यहाँ पे भी आप बोल सकते हो कि V की वैल्यू कैसी होगी, सेम होगी। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पे सी इक्विवेलेंट निकालने जाओगे तो यहाँ पे सी इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी C1 प्लस C2, जबकि अगर मैं यहाँ पे R इक्विवेलेंट निकालने जाऊंगा तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, तो यहाँ उल्टा चलता है, जब आप रिजल्ट देखोगे कि यार ये सीरीज वाला कैपेसिटर के सीरीज जैसा फॉर्मूला हो गया और ये रेजिस्टेंस के सीरीज जैसा फॉर्मूला हो गया। अब मैं Q1 और Q2 का रेशियो बात करूँ तो Q इक्वल टू होता है CV। V दोनों कैपेसिटर पे सेम है तो आप बोलोगे Q प्रोपोर्शनल हो गया, C के प्रोपोर्शनल हो गया, तो आप बोलोगे Q1 रेशियो Q2 जो निकालोगे दैट विल बी इक्वल टू C1 रेशियो C2। अगर मैं बात करूं यहाँ पे V इक्वल टू क्या होता है, I इक्वल टू होता है V दोनों रेशियो के अक्रॉस सेम है, तो यहाँ से पता चल रहा है I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर मैं यहाँ पे I1 रेशियो I2 की वैल्यू निकालना चाहूँ तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, तो आप बोलोगे दैट इज इक्वल टू R2/R1। आई होप दिस इज वेरी क्लियर, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस केस के लिए आप बोलोगे जो सी इक्विवेलेंट आएगा वो C1 और C2 दोनों से ही बड़ा होगा। ऑब्वियस सी बात दिख रही है, C1 में कुछ ऐड हो रहा है इसका मतलब C1 से बड़ा है, C2 में कुछ ऐड हो रहा है इसका मतलब C2 से बड़ा है। जबकि इस केस के लिए अगर R इक्विवेलेंट की बात करोगे तो R इक्विवेलेंट बहुत छोटा होगा, मतलब R1 से भी छोटा होगा, R2 से भी छोटा होगा। तो दिस इज अबाउट द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर एंड रेजिस्टर्स। किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकता है, एनी डाउट्स? सर हाँ जी, सर अभी क्लास कितनी देर की और है? क्या बोल रहे हो? क्लास कितनी देर की और है? आई एम नॉट गेटिंग योर पॉइंट, व्हाट आर यू सेइंग? सर वो पूछ रहा है क्लास कब तक खत्म होगी। क्यों भाई, क्लास खत्म तेरे को पता नहीं क्या, पहली बार आया क्या क्लास में? सर वो रिजल्ट चेक करना है ना, इसीलिए पूछ रहा था। रिजल्ट 1 घंटे बाद चला जाएगा क्या? एक घंटे के लिए डिक्लेयर हुआ क्या? 1 घंटा पेशेंस रख लो। अगर कहीं तुम टॉप कर रहे हो कहीं पे, दिल्ली टॉपर या इंडिया टॉपर निकल रहे हो तो बात अलग है, तो एक्साइटमेंट बनता है बॉस। अगर तुमको लग रहा है कि नहीं सर मैं आ सकता हूँ टॉप, तो बहुत अच्छी बात है, तुम क्लास छोड़ सकते हो बिल्कुल और जाओ रिजल्ट देख लो। क्लियर? और अगर टॉपर ऑपर में चांसेस नहीं है तो यार 70-80% तो यार दुनिया के आ रहे हैं, उसमें मैं क्या एक्साइटमेंट दिखाऊं? चलिए, एनी डाउट्स? कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो पूछ जरूर लेना। चलिए,
ये 6 माइक्रोफैराड का है, ये 3 माइक्रोफैराड का है, और ये 2 माइक्रोफैराड का है। यहाँ पे मैंने लगा दी। सर स्क्रीन नहीं दिख रही। इतने आएंगे इंडिविजुअलिटी के साथ, तो इसको नंबर 1 बोल देता हूँ, इसको 2 बोल देता हूँ, इसको 3 बोल देता हूँ। स्क्रीन क्लियर नहीं है। अरे क्लियर है भाई, किसको क्लियर नहीं है? आपके एंड पे दिक्कत है? बाकी लोगों बेटा को मेरे क्लियर को है? क्लियर है, मेरे को क्लियर है। बीच में एक बार सर स्टॉप हुए थे, बाकी स्क्रीन क्लियर है। हाँ, जहाँ पे क्लियर नहीं हुई थी वो मैंने दोबारा रिकनेक्ट किया है, मुझे मालूम है, मुझे दिख जाता है। ठीक है, तो जहाँ पे वो डिस्कनेक्ट किया है वो बेसिकली मैंने रिजॉइन किया है, बिकॉज वहाँ पे स्क्रीन ब्लर हुई थी, बट अभी इट्स वर्किंग फाइन। भैया क्लियर आई सबको कि नहीं? Yes, रिजॉइन sir. करने के बाद यस सर, यस सर। चलिए आइए बताओगे इंडिविजुअल कैपेसिटर्स पे जल्दी जल्दी चार्जेस बता दो, कौन कौन क्या क्या चार्जेस आएंगे। गिविंग यू 2 मिनट्स। आया किसी का आंसर? सर एक मिनट, थोड़ा सा साइड, क्या हो गया? सर थोड़ा सा साइड फिगर बस। हाँ, फिगर देखना था सर थोड़ा। अभी तो कॉपी में बन जाना चाहिए फिगर। सर 80 माइक्रो कूलम। अबे कौन से पे 18 माइक्रोकूलम? हर एक कैपेसिटर पे अलग अलग चार्ज आएगा भाई साहब। सर 1 और 2 तो सीरीज में है, तो फिर सेम आएगा ना चार्ज? बिल्कुल आएगा। सर 40 कॉलम आ रहा है। कितना? 40 कॉलम। कूलम तो नहीं आएगा बेटा, माइक्रो कूलम आएगा यार। माइक्रो फैराड छोटे छोटे चार्जेस हैं, इनमें कूलम चार्ज देगा क्या? तू उड़ा देगा क्या इनको? सर माइक्रो कॉलम। माइक्रो कूलम। चलो देखो कैसे सॉल्व करते हैं। मैंने कहा सर ओवरऑल पहले 80 आएगा। इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करते हैं। मैंने कहा 6 और 3 सीरीज में है, तो इनका इक्विवेलेंट निकालने का तरीका होगा वो 1/c वाला, तो उससे आएगा 6 × 3/6 + 3 6/3 हो जाएगा। 18/9, दैट इज 2 माइक्रोफैराड। यस सर।
इस वाले के सी करंट की बात हो रही थी ये। तो बेसिकली अब ये ऐसा हो गया, टू माइक्रोफेरेड 2 माइक्रोफेरेड। अब 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4 माइक्रोफेरेड हो जाएगा। 4 माइक्रोफेरेड ये कितना हो गया, 20 वोल्ट हो गया। तो यहाँ से जो चार्ज आएगा वो कितना, Q इक्वल टू होता है CV, यस Q सर। इक्वल टू CV। तो 20 × 40 कितना हो जाएगा, 80। यहाँ पे +80 माइक्रोकूलम और यहाँ पे -80 माइक्रोकूलम। इसका मतलब यहाँ से जो चार्ज निकला है वो 80 माइक्रोकूलम निकला है। कितना निकला है, 80 माइक्रोकूलम। अब दोनों बराबर है तो दोनों में बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर अलग अलग होते तो हमें रेशो देखना पड़ता। तो मुझे मालूम है कि इसमें 40 माइक्रोकूलम चला गया होगा, इसमें 40 माइक्रोकूलम चला गया होगा। तो इस पे कितना आ गया होगा, फिर से देखो, इस वाले पे हो गया 40 माइक्रोकूलम। मैंने कहा यहाँ पे भी 40 आया होगा तो इस पे भी 40 आया होगा और इस पे भी +40 आया होगा। तो दैट इज योर आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, बहुत सी बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो इनको सॉल्व करने आपको आना चाहिए। क्लियर है? यस सर। इत्तेफाक से तीनों पे ही सेम आ गया, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा सेम आ जाएगा ना। चलिए, किसी को समझ नहीं आ रहा हो, कोई डाउट हो तो तुरंत तुरंत पूछ। पता नहीं आप लोग यार पूछते नहीं हो, सबसे ठंडी क्लास है आप लोगों की, मैं बता रहा हूँ। मेरी सबसे शांत क्लास आप लोगों की क्लास जाती है, वरना स्टार्टिंग का आधा घंटा तो मेरे को बच्चे पढ़ाने ही नहीं देते हैं, डाउट पूछ पूछ के परेशान कर देते हैं। हर बैच की बता रहा हूँ। और बीच में भी वो इतनी शांति से तो कभी क्लास नहीं जाने देते। अब या तो आप लोगों की क्लास को सब समझ में आता है, या फिर कुछ भी समझ में नहीं आता है। दो में से कुछ भी हो सकता है। चलिए, तो ये तो बातें हमने की थी कि सर अगर हमने किसी भी क्या कहते हैं कैपेसिटर को सीरीज या पैरेलल में कॉम्बिनेशन में लगाया तो किस तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या फिर इस तरीके से हम इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। ठीक है। नाउ एक बहुत छोटी सी, मैंने कहा मान लो एक कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर C1 है और इसको मैंने ऑलरेडी एक बैटरी से चार्ज करके इसके क्रॉस पोटेंशियल मैंने V1 क्रिएट कर दिया है। तो दिस इज अ चार्ज कैपेसिटर। बैटरी से V1 से कनेक्ट करके इसको चार्ज कर दिया और बैटरी हटा दी है। मैंने कहा सर ये प्लस है ये माइनस है। सिमिलरली मैंने कहा ये एक दूसरा कैपेसिटर है, इसको भी मैंने चार्ज कर रखा और इसके क्रॉस ऑलरेडी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V2 है। अब मैंने कहा सर पहला केस, अगर मैंने इनको आपस में V1 और V2 आपस में पॉजिटिव सेम टर्मिनल्स कनेक्ट कर दिए। कैसे कर दिए, सेम टर्मिनल्स, मतलब पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया और नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया। तो होगा क्या कि सर इन दोनों में आपस में चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा तो आप क्या बोलोगे कि सर चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद दोनों के ही सेम पोटेंशियल पे आ जाएगा। ये दोनों चार्ज कब फ्लो करना बंद कर देता है सर, जब दोनों का पोटेंशियल कैसा हो जाएगा, सेम हो जाएगा, C1 और C2। ठीक है। तो वो कॉमन पोटेंशियल कितना होगा दोनों का, वो अगर हम निकालना चाहें तो उसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला निकल के आता है कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल V की जो वैल्यू आती है वो है C1V1 + C2V2 अपॉन C1 + C2। ठीक है। कॉमन पोटेंशियल की जो वैल्यू आती है वो आती है V = C1V1 + C2V2। इस प्रोसेस में एक एनर्जी लॉस होता है, तो एनर्जी लॉस कितना होता है, देखो इसके पास भी कुछ एनर्जी होगी, इसके पास भी कुछ एनर्जी होगी। अब आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन इसके पास जो एनर्जी होगी और इसके पास एनर्जी, तो दोनों की एनर्जी का सम पहले और बाद में कुछ डिफरेंस आता है। वो एनर्जी लॉस जो आता है वो किसके बराबर होता है, उसको अगर हम बात बोले एनर्जी लॉस, तो दैट कम्स एज हाफ C1C2 अपॉन C1 + C2 इनटू V1 - V2 का होल।
So these are the two very important formula when two charged capacitors are connected to each other. कंडीशन ध्यान रखना, ये वो वाली कंडीशन है जब दोनों के पॉजिटिव पॉजिटिव को आपस में कनेक्ट किया गया है। मैंने कहा सेकंड कंडीशन जब होगी जब ऑपोजिट टर्मिनल्स आर कनेक्टेड, ऑपोजिट टर्मिनल्स आर कनेक्टेड। दूसरा केस, तो आप क्या बोलोगे कि सर ये प्लस था ये माइनस था, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 था और इसके कैपेसिटर C1 था। आप बोलोगे यहाँ पे माइनस था यहाँ प्लस था, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V2 था और ये कैपेसिटर C2 था। अब आपने देखो माइनस को प्लस से और प्लस को माइनस से कनेक्ट कर दिया है। अब जो कॉमन पोटेंशियल आएगा दोनों का आफ्टर स्टेडी स्टेट, आप बोलोगे अब जो कॉमन पोटेंशियल आएगा वो कॉमन पोटेंशियल की जो वैल्यू होगी वो होगी C1V1 माइनस C2V2 अपॉन C1 प्लस। ध्यान रखें जब दोनों सेम टर्मिनल कनेक्टेड गए थे तो यहाँ पे प्लस आ रहा था और जब ऑपोजिट टर्मिनल कनेक्ट किया है तो यहाँ पे देखिए एक माइनस आ रहा है। और जो एनर्जी लॉस आ रहा है, एनर्जी लॉस जिसको हम बोल रहे हैं, एनर्जी लॉस जो आ रहा है दैट इज इक्वल टू हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इनटू V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर। जब यहाँ पे सेम टर्मिनल्स कनेक्टेड थे तो यहाँ पे V1 माइनस V2 आ रहा था और जब ऑपोजिट टर्मिनल्स हैं तो यहाँ पे V1 प्लस V2 आ रहा है। तो इस तरीके से ये दो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद रहने चाहिए। इसमें किसी कोई दिक्कत है तो पूछ लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट लें और आगे बढ़ें। क्लियर है? हाँ जी सर। यस सर। मतलब क्लास चल रही होती है तुमको अपडेट आ जाती है ना कि रिजल्ट आ गया, मतलब ध्यान तुम लोगों को ऑलरेडी इन सब चीजों पर लगा रहता है। व्हाट्सएप पे क्या मैसेज आ रहे हैं, न्यूज में क्या चल रहा है, कहाँ अर्थक्वेक आ रहा है, मतलब क्लास यहाँ ले रहे हैं और अर्थक्वेक दुनिया में कहीं आ रहा होगा उसकी खबर ले रहे होते हैं। अभी आपने बोला जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसके बीच में क्या फील्ड था, अभी हमने पढ़ा था एयर फील्ड था। ठीक है, अगर हम बात करें कि सर एयर की जगह पे हम कोई मेटल या नॉन मेटल फिल करेंगे तो कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप बोलोगे इफेक्ट ऑफ स्लैब, इफेक्ट ऑफ मेटल स्लैब। अगर एक कैपेसिटर है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये डी है एरिया प्रोटेक्शन प्लेट। अगर एयर भरा होता तो सी की वैल्यू होती एप्सिलॉन नॉट ए बाय बी। मैंने कहा मान लो यहाँ पे मैंने एक मेटल, ये मेटल स्लैब इसकी थिकनेस है टी। अगर मैंने ये मेटल स्लैब यहाँ पे इंसर्ट कर दिया तो क्या होगा? आप बोलोगे मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? 0। आपको पता है कि मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? 0। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? ई है और यहाँ पे भी कितनी होगी? ई। तो इफेक्टिवली इलेक्ट्रिक फील्ड किस रीजन में रह गई? खाली वाले एरिया में। इसमें तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। तो आप क्या बोलोगे कि सर जो सी इक्विवेलेंट जो सी डैश आएगा दैट विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी की जगह पे आप क्या लिखोगे? डी माइनस टी। क्योंकि ये वाले रीजन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड रह ही नहीं गया तो आप इस रीजन को आप एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, तो आप बोलोगे सर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी। ठीक है, एक्चुअली होता क्या है कि सर आप ऐसा बोलते हो कि सर इसको इस तरीके से लिख सकते हो, ये एप्सिलॉन नॉट ए को नीचे ले जा सकते हो। समझाने के लिए बोल रहा हूँ, जितने में एयर भरा है तो आप बोलते हो डी माइनस टी बाय एप्सिलॉन नॉट, और जितने में आपने दूसरा मटेरियल भरा है तो आप बोलोगे प्लस टी थिकनेस में भरा है तो उसके लिए डी टी बाई के। के क्या होता है? यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है।
मेटल के लिए जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो होता है इनफाइनाइट। मेटल के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है? इनफाइनाइट। तो 1/इनफाइनाइट इज 0, तो ये टर्म कितना हो जाता है? 0। तो वापस से इसके ऊपर, तो ये इसलिए सीरीज की वैल्यू हम कैसे लिख देते हैं? डायरेक्टली एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी माइनस टी। ठीक है। अगर पूरे में मेटल फील्ड होता तो मैंने कहा इफ टी इक्वल टू डी, अगर टी इक्वल टू डी मतलब समझ लो ये पूरे में मेटल फिल कर दिया होता, थिकनेस की वैल्यू टी के बराबर होती है, तो ये डी माइनस टी कितना होता? 0 होता कि नहीं होता? तो आप बोलते हो कि सर डी माइनस टी कितना होता है, तो टी कितना हो जाता है? इनफाइनाइट। है ना? चलिए, ये तो हो गया मेटल की बात। अगर मैंने कहा डाइलेक्ट्रिक की बात करेंगे, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक मतलब नॉन मेटल इंसुलेटर का फिल करेंगे, तो चला देखिए। मैंने कहा कि सर अगर वही बात है, वही यहाँ पे आपने एक डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया, ठीक है, पूरी लेंथ है डी, इसकी थिकनेस है टी। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई है एयर में, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है ई बाई के। कभी भी आपको इलेक्ट्रिक याद होना चाहिए, कूलम्ब्स लॉ में भी हमने पढ़ा था, फोर्स की वैल्यू एफ बाई के हो जाता है, के इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो आप बोलोगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी ई बाई के। तो जो सी की वैल्यू लिखते हो कैसे लिखते हो? देखो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन, आप क्या बोलोगे कि सर यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट आता है, जितने रीजन में एयर है तो आप बोलोगे डी माइनस टी, उसको तो ऐसे लिख दोगे, जितने रीजन में एयर है उसको डी माइनस टी। अब आपने बोला इस रीजन में एयर नहीं है, बट अब यहाँ 0 नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड, आप बोलोगे इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू कितने टाइम्स है? बोलोगे आप बोलोगे टी बाई के टाइम्स है, तो आप उसको ऐसे लिखोगे। सो दिस इज योर टी डैश। टी डैश की वैल्यू कैसे आएगी? डी की जगह पे डी माइनस टी, जितने में एयर है उसको हमने लिख दिया एज इट इज, प्लस आप बोलोगे टी थिकनेस में क्या है, तो टी बाई के टाइम्स लिख देते हैं, ठीक है, एंड दैट इज योर आंसर। अगर यहाँ पे कई सारी मल्टीपल प्लेट्स आ रही होती तो मैंने कहा कैसे होता है, कभी कभी आप बोलते हो एक प्लेट, 2 प्लेट, 3 प्लेट, है ना, ये K1, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K2 और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K3। ये अलग अलग डाइलेक्ट्रिक में आपने फिल किया, ठीक है। इसकी थिकनेस है T1, इसकी थिकनेस है T2, इसकी थिकनेस है T3, टोटल डिस्टेंस कितनी है D। तो देखो कैसे लिखोगे कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस लिखने का तरीका क्या हो जाएगा? Cs is equal to epsilon naught A by एयर कितने में बचा है? आप बोलोगे D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3। ये तो वो रीजन है जिसमें एयर एयर बचा हुआ है, ठीक है। बाकी आपको पता है कि सर जितने में आपने T1 भरा है तो वो आप बोलोगे T1 बाई K1, प्लस T2 भरा है तो आप बोलोगे T2 बाई K2, प्लस T3 है उतने में आप बोलोगे T3 बाई K3। एंड दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द कैपेसिटेंस। क्लियर? तो अलग अलग स्लैब्स फिल करने के तरीके होते हैं, तो अलग अलग तरीके से आप क्या लिखोगे कि सर अलग अलग तरीके से मैं उसमें कैपेसिटेंस निकालूंगा। तरीके समझ में आ रहे हैं किस तरीके से आपको लिखना है? कोई रटने वाली बात नहीं है, इसको समझने का तरीका है। मैंने कहा देखो ये फॉर्मेट समझ लेना कि किस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। इस पे क्वेश्चन आ चुके हैं 2018 और 19 में, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सर इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बेस? डायरेक्ट भी आ जाते हैं, बिल्कुल आ जाते हैं। ओके सर। ठीक है, चलिए इसके एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है। यस सर। चलिए, अगर मैंने कहा पूरे में, मान लो उसने बोला कि सर अब पूरे में ही डाइलेक्ट्रिक फिल करिए, ठीक है, तो सी डैश के लिए क्या हो जाएगी? एप्सिलॉन नॉट ए। अब एयर तो बचा ही नहीं, तो 0 हो गया। बेसिकली बाकी कितनी है? टी की जगह पे थिकनेस की वैल्यू ऑफ डी होगी, तो आप बोलोगे डी बाई के, तो दैट इज इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो सी डैश की वैल्यू किसके बराबर होगी? के टाइम्स ऑफ सी। मतलब डाइलेक्ट्रिक फिल करने से आप बोलते हो कैपेसिटेंस बढ़ता है। अगर पूरे में आपने डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया तो जो सी डैश की वैल्यू हो जाएगी वो के टाइम्स ऑफ इनिशियल सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, मैंने कहा देखो इससे क्वेश्चन कैसे करते हैं, एक क्वेश्चन करके देखेंगे।
नहीं, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश कर लेते हैं। आप बोलते हो कि सर कुछ इस तरीके से फिल किया जाए। समझ में आ रहा है? इस तरीके से आप बोल सकते हो कि सर फिल किया गया, कितने में क्लिक किया, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पूरा दिखता है। तो बेसिकली जरा देखो, इसको आप इक्विवेलेंट सर्किट से अगर कंपेयर करेंगे ना, देखो कैसे है। ये एक अलग कैपेसिटर की, इसका कैपेसिटेंस अलग आएगा, इतने पोर्शन का कैपेसिटेंस अलग आएगा, इतने का अलग आएगा। तो आप इसको कैसे ट्रीट कर सकते हो, बेसिकली ऊपर वाले जो है वो एक दूसरे के सीरीज में कनेक्टेड है, और नीचे वाला आप बोल सकते हो कि सर एक अलग कैपेसिटर। मैं इसको C1 बोले दे रहा हूँ, ये C2 बोले दे रहा हूँ, ये C3 बोले दे रहा हूँ। समझ में आ रहा है? ये वाला पोर्शन एक अलग कैपेसिटेंस के आएगा, ये वाला पोर्शन एक अलग। देखो यहाँ से जो चार्ज आ रहा है वो सीरीज में, ऊपर वाला और नीचे वाला देखो अलग अलग दिख रहा है, तो मतलब नीचे वाला और ऊपर वाला नेट आप देखोगे तो पैरेलल में कनेक्टेड। ठीक है, अब C1 की वैल्यू निकालो। C1 का वैल्यू निकालने के लिए देखो क्या होगा, आप लोगोगे एप्सिलॉन नॉट। एरिया कितना है सर, पूरी प्लेट होती तो एरिया A होता, ये आधी प्लेट, समझ लो आधी प्लेट ही यूज हो रही, तो आप बोलोगे एरिया की वैल्यू होगी A/2। यहाँ से यहाँ तक होती टोटल तो पूरी प्लेट होती, आधी प्लेट है तो एरिया की वैल्यू कितनी है A/2। और D कितना है, तो आप बोलोगे सर D की वैल्यू भी कितनी है D/2। और आप बोलोगे यहाँ पे पूरे में क्या फिल्ड है K। सर वो A/2 कैसे होगा, वो उधर वाला और नहीं कम हो जाएगा एरिया? ये पूरी प्लेट है ना, हाँ जी सर। तो पूरी प्लेट का एरिया A है, तो आधी सर प्लेट का एरिया कितना होगा बेटा, A/2। तो ये आधी प्लेट में ही है देखो। अच्छा ठीक है। ठीक है, ये दो आधी आधी प्लेट के बीच में ही है ना। यस सर, यस सर। ठीक है, हाँ जी, नहीं सर, क्लियर है। ठीक। मैंने कहा C2 की वैल्यू निकाल लो। C2 का देखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है K2, एप्सिलॉन नॉट, एरिया अगेन A/2 और डिस्टेंस कितनी है D/2। इस वाले कैपेसिटर की बात करो C3, पर एरिया कितना है इसमें देखो आधी प्लेट में ही है, तो आप बोलोगे K3 एप्सिलॉन नॉट A/2, लेकिन डिस्टेंस कितनी है पूरी दी। C1, C2 और C3 की वैल्यूज पुट कर दो और पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन सॉल्व कर लो, यू विल गेट द इक्विवेलेंट। ठीक है, बाकी काम मैं आप पे छोड़ दूंगा। आई होप आप लोग कर पाएंगे। इस तरीके से आप इसको इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत होगी नहीं चाहिए। एनी डाउट? नो सर। नो सर। मैंने कहा सर अब दो केस होते हैं, पहला और दूसरा। जब आप डाइलेक्ट्रिक फिल कर रहे हो, फिलिंग ऑफ डाइलेक्ट्रिक, एक पहला केस जो होता है वो होता है बैटरी कनेक्टेड होती है इसमें, और दूसरे में क्या होता है बैटरी डिस्कनेक्टेड होती है। दोनों ही केस को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। मतलब बेसिकली अगर आप बात करो, एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर में आपने बैटरी कनेक्ट कर रखी है, इसका कैपेसिटेंस C था और दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A/D, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने कहा सर यहाँ पे ऑलरेडी प्लस Q चार्ज आ गया होगा, यहाँ पे माइनस Q आ गया होगा, है ना, ये इनिशियल कंडीशन है। इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा B। अब मैंने इसमें डाइलेक्ट्रिक फिल किया पूरा A का,
तो देखो अगर बैटरी कनेक्टेड है तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप विल नॉट चेंज, मतलब V विल रिमेन कांस्टेंट। अगर बैटरी कनेक्टेड है तो पोटेंशियल कभी चेंज नहीं होगा, और अगर बैटरी कनेक्टेड है तो इसका मतलब चार्ज इधर से उधर शिफ्ट करा सकती है ना, क्योंकि बैटरी ही करा सकती है और कोई नहीं करा सकता, तो चार्ज की वैल्यू चेंज हो सकती है। मैंने कहा इनिशियल अगर हम चार्ज की बात करें तो इनिशियल चार्ज कितना होगा, आप बोलोगे C × V, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब अगर आप C डैश बोलोगे तो C डैश तो कितना हो जाएगा, K टाइम्स ऑफ C हो चुका होगा। डाइलेक्ट्रिक फिल करने से क्या होता है, C डैश की वैल्यू K टाइम्स ऑफ C हो गई होगी, तो जो Q डैश आया होगा, Q डैश की वैल्यू भी क्या है, देखो C × V है, अब C डैश × V हो जाएगी। पोटेंशियल इज नॉट चेंज, तो आप बोलोगे पोटेंशियल की वैल्यू तो सेम है, तो आप बोलोगे K टाइम्स ऑफ CV, और यू कैन से दैट K टाइम्स ऑफ Q, क्योंकि CV की वैल्यू किसके बराबर है, Q के बराबर, तो बोलते हो कि चार्ज की वैल्यू भी चेंज हो गई होगी और दैट विल अगेन इंक्रीज। आप बोलोगे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी होगी, आप बोलोगे हाफ CV², नया निकालोगे तो आप बोलोगे C-V², पहले कितनी होगी, आप बोलोगे हाफ CV²। मैंने कहा C डैश की वैल्यू किसके बराबर हो गई, अब K टाइम्स ऑफ C, तो आप बोलोगे हाफ K टाइम्स ऑफ CV² दैट इज इक्वल टू K × U, तो एनर्जी भी बढ़ गई होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड पहले कितनी होगी, आप बोलोगे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है V/D, अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, आप बोलोगे इलेक्ट्रिक फील्ड तो अभी भी कितनी होगी, V/D होगी। पोटेंशियल चेंज हुआ नहीं, इन दोनों की डिस्टेंस चेंज हुई नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों चेंज होने लगी, ठीक है। तो ये बेसिकली कुछ क्वेश्चन है जो आपके पूछे जाते हैं कि जब बैटरी कनेक्टेड होती है तो कैपेसिटेंस में क्या फर्क पड़ेगा, क्यू में क्या फर्क पड़ेगा, यू में क्या फर्क पड़ेगा, इसमें। अगर बैटरी डिस्कनेक्टेड है, मतलब आपने बोला है कि पहले तो मैंने इसको चार्ज किया, पहले तो मैंने क्या कर दिया, चार्ज कर दिया, यहाँ पे +Q आ गया, यहाँ -Q आ गया, C की वैल्यू आपको पता है, आपका नॉट A/D है, और Q की वैल्यू आपको पता है CV है, यहाँ बैटरी। अब मैंने बैटरी को क्या कर दिया, डिस्कनेक्ट कर दिया। बैटरी डिस्कनेक्ट कर दिया तो इनिशियल पोटेंशियल अगर इसका V था तो अब पोटेंशियल चेंज नहीं हो सकता। पोटेंशियल चेंज हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये देख सकते हैं। मैंने कहा यहाँ पे तो फिक्स था पोटेंशियल कांस्टेंट, यहाँ पे पोटेंशियल की बात नहीं कर सकते, लेकिन एक चीज जरूर पता है, अब Q कांस्टेंट रहने वाला है, क्योंकि Q को फ्लो कराने के लिए यहाँ पे एक पाथ चाहिए था, और अब वो पाथ नहीं है क्योंकि अब बैटरी को आपने डिस्कनेक्ट कर दिया, तो Q की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, ठीक है। C डैश तो आपको भी पता है कि सर C डैश तो अभी भी K टाइम्स ऑफ C हो गया होगा, Q कांस्टेंट है, तो आप बोलोगे V इक्वल टू क्या होता है, Q/C, C K टाइम्स हो गया, Q कांस्टेंट है, तो आपको पता है सर V की वैल्यू किसके बराबर होगी, जो V डैश है वो V/K हो गया, Q तो सेम है ना। आप बोलते हो कि सर C K टाइम्स हो गया, तो आप बोलोगे पोटेंशियल भी कितना हो गया होगा, 1/K टाइम्स हो गया होगा, बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा एनर्जी की बात कर लो, एनर्जी का फॉर्मूला आप यहाँ से निकाल लो, हाफ Q²/C, Q चेंज नहीं हुआ, बट C डैश कितना हो गया, K टाइम्स हो गया, तो बेसिकली आप बोलोगे U/K टाइम्स हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर लो, इलेक्ट्रिक फील्ड अब नए V'/D हो जाएगा, और V डैश किसके बराबर हो गया, V/K के बराबर हो गया, V/K टाइम्स ऑफ D हो गया, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी अब E/K टाइम्स हो गया, क्लियर है। तो ये कुछ टर्म्स है, पूछी जाती है कि बैटरी कनेक्टेड होगी तो बताओ चार्ज कितना हो गया, पोटेंशियल कितना हो गया, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो ये बातें हमें दो अलग अलग केस के लिए पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो हमें समझ में आना चाहिए कि बैटरी अगर डिस्कनेक्टेड है, इसका मतलब पोटेंशियल चेंज हो सकता है, चार्ज तो ये नहीं, तो चार्ज को फ्लो करने के लिए अब कोई पाथ नहीं है, तो चार्ज जो प्लेट पे आ चुका है वो हो जाएगा। अगर बैटरी कनेक्टेड है तो पोटेंशियल मेंटेन करके रखते हैं, बैटरी का काम ही है कि पोटेंशियल को मेंटेन करना, मतलब अब दो टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल चेंज नहीं होगा और वो चार्ज को फ्लो करा सकता है, तो चार्ज चेंज हो जाएगा। तो ये तो बेसिक अगर कंसेप्ट आपको पता होंगे तो फिर ये वैल्यूज आप तुरंत निकाल भी सकते हो, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। मैं खुद बोलता हूँ रखने की जरूरत नहीं है, ये सब चीजें जो भी चीज आपसे पूछ जाए आप तुरंत वहीं से वहीं निकालोगे, वो ज्यादा बेटर। कब तक रटोगे, चार वैल्यू है, 1/K टाइम्स K टाइम्स, ठीक है। तो चलिए, एनी डाउट्स? नो सर। नो सर। तो ये बातें थी आपकी पोटेंशियल और कैपेसिटर की। तो हमारा बेसिकली एनसीईआरटी का 12th का सेकंड चैप्टर भी यहाँ पे खत्म होता है, एंड वी विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर दैट इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी।
ठीक है, टेक द स्क्रीनशॉट। नाउ we'll talk about सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट। What is electric current? So electric current is nothing but the rate of charge flow dq by dt, या फिर अगर एक बड़े इंटरवल के लिए बात करें तो डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। ठीक है, तो कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, किस रेट से चार्ज फ्लो हो रहा है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ से अगर इलेक्ट्रिक की एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट वैसे तो देखो क्या आ रही है, कूलम पर सेकंड भी बोल सकते हैं, बट आपको मालूम है कि एक फंडामेंटल यूनिट है और इसको हम बोलते हैं एम्पियर। ठीक है, यहाँ से अगर आप चाहो तो dq इजिकल टू क्या लिख सकते हो, आई dt भी लिख सकते हो। कभी कभी आपको फंक्शन के फॉर्म में दिया हो तो आप डेल्टा क्यू निकाल सकते हो, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए dt। इस तरीके से भी टोटल चार्ज फ्लो भी आप निकाल सकते हो। अब अगर हम कंडक्टर की बात करें, राइट, एक कंडक्टर की बात करें, अगर एक कंडक्टर है तो कंडक्टर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, कोई इधर भाग रहा 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 है, मतलब रैंडमली कहीं भाग रहे हैं। बट एक्चुअली अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें, एक एरिया ड्रॉ करें, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर जा रहे हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स इधर से आ रहे हैं, तो नेट फ्लो ऑफ चार्ज इज जीरो। ठीक है, आप अगर नेट फ्लो चार्ज जीरो होता है तो आप बोलते हो जो उसमें ड्रिफ्ट करंट होता है या आई होता है वो कितना होता है, जीरो होता है। अब इसी कंडक्टर को अगर हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं, अगर इसी कंडक्टर को हम बैटरी से कनेक्ट कर दें तो बैटरी क्या करेगा, बैटरी यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देगा इन दो वायर्स के बीच में, इस वाले के बीच में प्लस आ जाएगा इसमें, यानी यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर देगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो उन पे फोर्स लगता है। अब नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड भागते हैं। ठीक है, तो आप बोलते हो कि सर अभी भी यार ये टकराएंगे, रैंडमली भागेंगे, लेकिन आप बोलते हो नेट डिस्प्लेसमेंट अब होगा कुछ। यहाँ पे नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो था, बट अब यहाँ पे नेट डिस्प्लेसमेंट होगा जरूर। अब जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा और जो नेट वेलोसिटी आती है उसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वही एवरेज वेलोसिटी होती है। भागते तो ये बहुत तेज है, लेकिन क्या होता है, टकरा जाएंगे, उनकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, तो हम बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी टकराने वगराने के बाद जो नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है उसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और वहां से उस ड्रिफ्ट वेलोसिटी से जो रिलेशन आता है वो आता है NEAVD। ठीक है, जो करंट का रिलेशन आता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ तो वो ये आता है। फिर n क्या है सर, n है नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ फ्री चार्ज या फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, उसको हम बोलते हैं नंबर डेंसिटी। E एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, और VD क्या है सर, VD जो है उसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इज इट क्लियर, इसमें कोई दिक्कत? और जो VD की वैल्यू आती है वो VD की वैल्यू आती है E by m into tau। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है। E एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ये m इलेक्ट्रॉन का मास है, E यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि आप बोल सकते हो V into d by d के बराबर।
इक्वल टू वी बाई डी बोल दो या वी बाई लेंथ बोल दो, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होगी उसको आपने बोल दिया कंडक्टर को, दैट इज इक्वल टू वी बाई एल। ठीक है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी और टाउ जो होता है उसको हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? एक एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। एक कोलिजन के बाद से दूसरा कोलिजन होगा, तीसरा कोलिजन होगा, चौथा कोलिजन, तो हम बोलते हैं कोई भी दो कोलिजन के बीच का एक एवरेज टाइम इंटरवल बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं, उतने में वो कोई कोलिजन नहीं हो रहा होगा, उतने में आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन थोड़ा रिलैक्स कर रहा होगा, तो आप बोलते हैं उसको रिलैक्सेशन टाइम। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूलाज हैं, इनको डायरेक्ट फॉर्मूला आपके थोड़े से पता होने चाहिए। ठीक है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला है और आपको पता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस पर डिपेंड करती है? आई पे। अच्छा, अगर मैं ई को वी बाई एल लिखूं तो आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला यहाँ लिख के ले आओगे, तो यहाँ से एक रिलेशन आएगा आई और उसके बीच में, राइट? एक और टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं मोबिलिटी। मोबिलिटी, ठीक है, मोबिलिटी क्या होता है? बेसिकली वी डी बाई ई, वी डी बाई ई। टर्म्स है, बस डेफिनेशंस हैं, आप बोल सकते हैं कि डायरेक्टली रिलेशन आता है, राइट? अगर मैं इन सब की वैल्यूज को यहाँ पुट करूंगा तो आप बोलोगे आई इज इक्वल टू जो वी आता है, ठीक है, वी बाय आर आता है, आर की वैल्यू भी ऐसे निकल के आती है, आप तो ये बोलोगे कि सर वी बाय एक सम कांस्टेंट आता है। ठीक है, आप बोलोगे सर एक कुछ ऐसे आ जाएगा रो एल बाय ए, ये होता है, इसको हम बोलते हैं ओम्स लॉ। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पुट करना है और इलेक्ट्रिक फील्ड को वी बाय एल के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो ये देखो ये टर्म निकल के आता है आई इक्वल टू, इसी को हम बोलते हैं आई इक्वल टू वी बाय आर। ये वी बाय आर ये आपका ओम्स लॉ होता है। ओम्स लॉ क्या बोलता है? वी प्रोपोर्शनल टू आई, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है आर, ध्यान रखना है। ये आर ना वी पे डिपेंड करेगा ना आई पे डिपेंड करेगा, आर का जो फॉर्मूला आता है वो आता है रो एल बाय ए, जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। अब जो रेजिस्टेंस है देखो किस पे डिपेंड कर रहा है? रो है रेजिस्टिविटी, ये केवल और केवल मटेरियल पे डिपेंड कर रही है, मटेरियल एंड टेम्परेचर, दो चीजों पे डिपेंड करता है ये कंडक्टर के। रेजिस्टिविटी केवल मटेरियल और टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, और बाकी ये लेंथ है कंडक्टर की और ये एरिया है कंडक्टर का। तो रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा सर? रेजिस्टेंस या तो मटेरियल पे डिपेंड करेगा, या टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, या डायमेंशंस ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? डायमेंशंस ऑफ कंडक्टर पे। यानी कि ना तो रेजिस्टेंस V पे डिपेंड करेगा और ना ही I पे डिपेंड करेगा। I इज प्रोपोर्शनल टू V है, तो जितना ज्यादा आप अगर R की वैल्यू करोगे तो R इक्वल टू V बाय I, जितना V बढ़ाओगे उतना I बढ़ेगा। ठीक है, तो ये रेशियो हमेशा कांस्टेंट होगा। ठीक है, ये बेसिकली रिलेशंस है जो आपको पता होने चाहिए। जब यहाँ पे कोई बैटरी कनेक्ट नहीं करोगे तब I 0 होगा, जब आप बोलोगे बैटरी कनेक्ट करोगे तब एक डेफिनेट करंट फ्लो होगा। ध्यान रखना, अगर करंट जो फ्लो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रॉन जो मूव करेंगे वो इधर की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट डायरेक्शन में, हम उसकी डेफिनेशन वाइज या कह सकते हो हम उसकी डायरेक्शन लेते हैं जो वो ऑपोजिट टू दी इलेक्ट्रॉन के फ्लो लेते हैं। नेगेटिव चार्ज को हम पॉजिटिव चार्ज के टर्म में डिफाइन करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। एक और फॉर्मूला जिसको हम बोलते हैं करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी होता है, करंट डेंसिटी क्या होता है? जे जिसको बोलते हैं, जे वेक्टर होता है, दैट इज इक्वल टू आई पर यूनिट एरिया। इक्वल टू क्या होता है? आई पर यूनिट एरिया। ठीक है, ये जे जो है वो जे कैसा होता है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान रखेंगे। जे कैसा? एक वेक्टर क्वांटिटी है, आई पर यूनिट एरिया। ठीक है, आप बोलते हो कि जे और इलेक्ट्रिक फील्ड में एक रिलेशन आता है, दैट इज इक्वल टू जे इक्वल टू सिग्मा ई। सिग्मा यहाँ पे क्या होता है? जैसे ये रो रेजिस्टिविटी है, ऐसी सिग्मा कंडक्टिविटी होती है। ठीक है, जे यहाँ पे करंट डेंसिटी है, दैट इज आई बाय ए। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आपको पता होने चाहिए और आपको याद रखने इतने सारे फॉर्मूले। यस, और अगर इतने अच्छे फॉर्मूले अगर आपको याद रहे तो आपसे क्वेश्चन, वैसे इस पोर्शन से क्वेश्चन थोड़े कम बनते हैं। काफी बड़ा चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी और इसमें काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। बेसिक फॉर्मूले थोड़े याद रह जाए तो काफी है। वैसे इस पोर्शन से क्वेश्चंस कम बनते हैं, अभी तक कम बने हैं और आगे भी उम्मीद कम बनने के हैं।
इसमें सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूले अगर मुझे याद आ जाएंगे तो अगर क्वेश्चन आ भी रहा होगा तो आप उसको आंसर कर पाओगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी। अगर आप इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आज अपन अपनी यहाँ पे क्लास